आप कहते हैं कि ये मुसलमानों का मामला है और धार्मिक मामलों में गैर मुसलमान कैसे आ जाते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर भी आपको पढ़ के सुनाया, एक्सप्लेनेशन भी किया, इलस्ट्रेशन भी दिया, फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी जो वाकिफ होता है वो मुसलमान ही होता है, वही क्रिएट करता है। औकाफ को कौन चलाता है, उसका मुतावली चलाता है, वो मुस्लिम ही होता है। यहां में गैर मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए आने का संभावना कहां है, वो बताइए। जबरदस्ती बोलता है कि नॉन मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम का रिलीजियस अफेयर्स में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं। सर, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूं। सच्चाई को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, मैं किस भाषा में समझाऊं सर। मैं तो परेशान हो गया कि गृह मंत्री जी इतना समझाने के बाद ये मैटर नहीं उठना चाहिए। सर, मैंने बहुत ध्यान से सबका बात सुना है। ये एक एक पॉइंट में जवाब दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक डिटेल में आपको जरूर बताना चाहता हूं। जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी हमारा पोर्टल में है, मैं उसका जिक्र सदन के सामने में शेयर करना चाहता हूं। चैरिटेबल पर्पस के लिए हम लोग कहते हैं, कैसे इस्तेमाल हुआ है, कितना हुआ है, आप खुद सुन लीजिए। हमारा देश में हमारा वामसी पोर्टल का हिसाब से टोटल स्कूल कितना है, 1389 एकड़, उसमें 0.037% वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मदरसा कितना है, 1,85,756 एकड़ है और इसमें वेलफेयर के परसेंटेज कितना है, 4.9%। मुसाफिर खाना कितना हमारा देश में, 4,710 एकड़, कितना परसेंटेज वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है, 0.12%। ये चैरिटेबल का मैंने बताया। और कमर्शियल का कितना प्रॉपर्टी है और वेलफेयर के लिए कितना इस्तेमाल करता है। एग्रीकल्चर लैंड 6,27,692 एकर्स, सिर्फ 16.7% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोटल बिल्डिंग 5,994 एकर्स, सिर्फ 0.1% इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से घर है, ऑर्चार्ड है, प्लॉट है, फिशिंग पॉन्ड है, दुकानें हैं, कई ऐसे प्रॉपर्टी जिसका परसेंटेज 1% से भी कम वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिलीजियस जगह जो है, जैसे ईदगाह है, 2,85,256 एकड़ है, 7.6% ही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इमाम बाड़ा और चौकी करबला जो है, मोस्क, तकिया जो मजार या दरगाह होते हैं, ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान कहते हैं, सबका हमने जो देखा है वेलफेयर के लिए इस्तेमाल का परसेंटेज 1% से भी कम है और 1% से ज्यादा है तो बहुत कम है। इसलिए मैं डेटा में नहीं जाते हुए, क्योंकि डेटा देने का इतना ज्यादा डेटा है, आप लोग डेटा सुन के बोर हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो समापन भाषण में आपने जो पॉलिटिकल इशू उठाया है, उसके ओर ले जाते हुए मैं समापन करना चाहता हूं। आप लोग बार बार ये कहता है कि ये हमारा सरकार जो है मुसलमानों का खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हमारा देश में मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये आपने कहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपने जितना जो उस समय पुराने प्रावधान के मुताबिक सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों का बोर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये आपने किया है। हम कर रहे हैं कि
हर एक वोट में जितना मुस्लिम सेक्ट है सब मिलजुल के एक साथ उसमें बैठना चाहिए। तो मुस्लिम को डिवाइड आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम तो सारा मुसलमान को यूनिफाई कर रहे हैं, डिवाइड तो आप कर रहे हैं अलग अलग करके। और आप इल्जाम लगाते हो हमको मुसलमानों को डिवाइड करने का बिना तर्क का। सर, हमने पहले भी थोड़ा सा आपको आगाह किया था, विशेष करके केरला के एमपीज को मैंने कहा था, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन केरला के हमारा एमपी साथियों ने बार बार कहा। मेरे पास केरला से क्रिश्चियन डेलीगेशन भी आए और मुनम्बम वो 600 फैमिली का प्रतिनिधि भी मेरे पास आए। हमारे एक साथी एमपी ने भी कहा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अगर ये केस केरला में सेटल हो जाते, केरला के सरकार या केरला के जो हमारे माननीय सदस्य है, आप अगर वहां मैटर को सेटल करते, वो जो विक्टिम फार्मर्स वहां वो सेटिस्फाइड होते, तो हमारे पास क्यों आते? आपने उनका दुख को समझने का कोशिश नहीं किया, आपने समाधान नहीं कर पाया, तभी तो वो हमारे पास आया। और ये बिल पास होने के बाद उनका दुख का, उनका तकलीफ का समाधान भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारा बिल को माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज पूरा देश का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का तरफ से जो प्रेस रिलीज और मेमोरेंडम आ रहा है, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो चर्च का काउंसिल है, बिशप काउंसिल वगैरह, क्या पढ़ा लिखा नहीं है, वो जानकारी नहीं है उनका? आपका कहने का मतलब क्या, वो ऐसे ही मेमोरेंडम, ऐसे ही प्रेस रिलीज दिया है? वो दुख है, इसलिए तो अपील कर रहे हैं आपसे कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सारा एमपी समर्थन करना चाहिए। ये पूरा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के ओर से अपील किया गया है। तो ये आप जानते हुए भी सदन में आप बिना मतलब का बात रख रहे हैं। अपीसमेंट कौन कर रहे हैं? आप बार बार अपीसमेंट का बात करते रहते हैं। संविधान को आज भी 2-3 लोगों ने संविधान का किताब को पकड़ा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, संविधान को हाथ में पकड़ना, भारत के तिरंगा को हाथ में पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन संविधान पकड़ेंगे, तिरंगा पकड़ेंगे, फिर आप बोलते हैं कि देश से आजाद होना चाहिए, देश को टुकड़ा होना चाहिए, ये नारा लगाने वाले का समर्थन करना, यह कहां तक जस्टिफाई करता है? जो लोग इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे बोलने वालों के साथ आप लोग खड़ा रहते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता है, संविधान का स्पिरिट के साथ जीना पड़ता है। आप लोग का कई ऐसे तस्वीर भी है जिन्होंने भारत को टुकड़ा करने के लिए नारा लगाने वालों का साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आप लोग ऐसा मत समझे लोग नहीं देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आपका जितना कारनामा है वो पहचान चुके हैं। बहुत आसानी से आप लोग कहता है कि इस देश में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। मैं भी एक माइनॉरिटी हूं, और माइनॉरिटी कम्युनिटी डेफिनेशन के हिसाब से इस देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। माइनॉरिटी में सबसे छोटा माइनॉरिटी कौन है? पारसी है, जिसका पॉपुलेशन लगभग 52,000 है। सिर्फ 52,000 लगभग बच गया अध्यक्ष महोदय जी हमारे देश में। आप लोगों ने इतना छोटा माइनॉरिटी के लिए सोचा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने छोटा खत्म होने वाला है करके जियो पारसी स्कीम चलाया ताकि हमारा पारसी कम्युनिटी लुप्त ना हो जाए। सबसे छोटा कम्युनिटी का चिंता, वोटों का दृष्टि से वो एक एमपी भी नहीं जिता सकते हैं, लेकिन कहीं लुप्त ना हो जाए। हमारा देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है पारसी कम्युनिटीज। अभी मैं जब यहाँ से खाना खाने के लिए गए थे बाहर मेरा कमरे में, तो पारसी का बड़ा धर्मगुरु आकर के हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया है नरेंद्र मोदी जी को, हमारी सरकार को, कि वक्त अमेंडमेंट बिल लेके आया है। क्या वो छोटा कम्युनिटी है बोल के उसको हम भूल जाएंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि उसका वो एमपी नहीं जीता सकता है?
छोटे से छोटे कम्युनिटी को भी ध्यान रखने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। आप अध्यक्ष महोदय जी वेणुगोपाल जी थोड़ा सा उनको जब सच्चाई बात बता रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बैठने में तकलीफ मैं देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा पेशेंस से सुनिए, मैं बहुत जल्दी अपना बात को समाप्त करूंगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है, किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने ये लफ्ज को फिर से इस्तेमाल किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारा सरकार के खिलाफ आप नाराबाजी लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन आप जब कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, आप समझता है इसका क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं, हिंदुस्तान से ज्यादा माइनॉरिटी का सेफ्टी कहीं और नहीं है। इस देश में हर एक माइनॉरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है। अध्यक्ष महोदय जी, ये कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा देश में जितना बॉर्डर कंट्री से आप सब जानते हैं, 1959 में, अध्यक्ष महोदय जी, 1959 में चीन और तिब्बत में जो समस्या हुआ, उस समय तिब्बतन जो लोग हैं परम पावन दलाई लामा जी के साथ कहां आना पड़ा? हमारा देश में आया और शरण लेकर के यहां बैठा हुआ है। म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के समस्या जब खड़ा हुआ, वहां के सारा रिफ्यूजी कहां आया? हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे यहाँ रिफ्यूज लिया है। बांग्लादेश में वह माइनॉरिटी कम्युनिटी का खिलाफ में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? रिफ्यूजी बन करके भारत में आया है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जब माइनॉरिटी सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जब वहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? वो हमारा देश में आया है। अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका तमिल का साथ जब समस्या हुआ, श्रीलंका तमिल भारत में आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है? ये बहुत गलत बात जो आप लोग कह रहे हैं, आपको आने वाला पीढ़ी भी माफ नहीं करेगा। अपना देश को गाली देना, अपना देश को बदनाम करना, ये आप सदन में रिकॉर्ड में कहा है। आने वाला पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेंगे आप सुन लीजिए। और कहता है कि सेकुलर के बारे में कई लोगों ने कहा है, जब हमारा देश, भारत देश का विभाजन हुआ तो भारत देश तो सेकुलर रह गया, हमारा देश से जो अलग हुए वो सेकुलर नहीं हुआ। क्यों अध्यक्ष महोदय? ये तो जानना जरूरी है और इस सदन में मुझे कहना चाहिए। इस देश में भारत देश सेकुलर इसलिए है कि भारत देश में मेजॉरिटी लोग सेकुलर सोचते हैं। मेजॉरिटी सेकुलर सोचते हैं तभी तो ये देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेकुलर क्यों नहीं है? किसके वजह से सेकुलर है? उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करना चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म को लेकर के ये लोग बार बार सेकुलर कहते। अगर ये पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते तो अपने आप को ये सेकुलर नहीं कहते। यहाँ सब फ्रीली कह सकते हैं हम सेकुलर देश में रहता है, तो इसके बावजूद भी आप इस देश को गाली देने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर के जो आप लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया, मैं आपका जो पुराना रिकॉर्ड को मैं कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उन्होंने क्या कहा और क्या पॉलिसी अपनाया उसको मैं बोलना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950s में स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करके कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में
क्रिश्चियन मेजोरिटी नहीं करना है, ट्राइबल लोगों का अपना तरीका से जीना देना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन के खिलाफ हम नहीं कर रहे हैं। वो नेहरू जी ने कहा था कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये नेहरू जी का पॉलिसी है। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में मदर तेरेसा को हमारे वहां नहीं आने देने के लिए प्रतिबंध किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने मदर तेरेसा का एंट्री बैन किया है। और हमको आप कहते हैं कि क्रिश्चियन को अटैक करते हैं। देखिए, आप लोग, आपका इतिहास से आप भाग नहीं सकते हैं। और नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इज्जत सब करते हैं उस हिसाब से, लेकिन उनका किया वाला चीज को भी आप उससे भाग नहीं सकते हैं।